हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉप 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल 7 तारीख है, 7 को आपका समाजशास्त्र का क्लास 12 का पेपर है। तो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, जनसांख्यिकी के बारे में पूछे तो कुछ भी पीछे दिया हो उससे मतलब नहीं है। केवल आप देखना जनसांख्यिकी पूछा है कि नहीं, सीधा आंसर लिख के चलाना, आपका नंबर नहीं कटेगा। हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन के केवल पीछे की चीज़ें बदल देता है, बाकी आगे जनसांख्यिकी देगा, बाकी पीछे कुछ भी लगा के पूछ सकता है। तो आप उससे मत कन्फ्यूज़ होना, आप सीधा आंसर लिख के आना। चलिए आंसर देखते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है। जनसंख्या वृद्धि की 3 आधारभूत अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है प्राथमिक अवस्था, यानी अल्प विकसित देश। इस अवस्था में देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं। नंबर 2 है द्वितीयक अवस्था, जिसे कहते हैं विकासशील देश। इसमें है, इस अवस्था में देश में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों का ही स्तर बहुत ऊंचा होता है तथा विशुद्ध वृद्धि दर भी निम्न होती है। नंबर 3 है तृतीय अवस्था या विकसित देश। इसमें जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तथा गर्भ निरोध उपायों का उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं, या जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। आपसे जन्म दर या मृत्यु दर के बारे में कुछ भी पूछे, आप सीधा आंसर लिख के आना, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। चलिए आंसर देखते हैं। जनसांख्यिकी में जन्म दर तथा मृत्यु दर आधारभूत अवधारणाएं हैं। जन्म दर दर्शाने के लिए किसी एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, एक राज्य, एक जिला अथवा अन्य कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है। दूसरे शब्दों में जन्म दर 1000 जन्म दर प्रति 1000 की संख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या होती है। अब हम मृत्यु दर के बारे में देखेंगे। आप हेडिंग डाल सकते हैं मृत्यु दर, नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। मृत्यु दर वह शब्द है जिसका प्रयोग जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर प्रति वर्ष होने वाली मौतों की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, जाति की विशेषताएं लिखिए। आंसर है, जाति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हेडिंग डालना, नंबर 1 जन्म आधारित जाति व्यवस्था। इसमें लिखना है, जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। जाति कभी भी चुनाव का विषय नहीं होती है। नंबर 2 विवाह संबंधी कठोर नियम। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल हैं। जाति समूह सजातीय होता है। नंबर 3 है खान पान के नियम। जाति सदस्यता से खाने और बांटने के बारे में भी नियम शामिल हैं। नंबर 4 है स्थिति का अधिक्रमित नियम। जाति में श्रेणी एवं परिस्थिति के एक अधिक्रम में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। आंसर है, उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप पर राज्य के नियंत्रण ढीले कर दिए जाते हैं और उन्हें बाजार में ताकतों के हवाले कर दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कानूनों को अधिक उदार और सरल बना दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1980 के दशक में भूमंडलीयकरण, प्राथमिक तौर पर उदारीकरण की नीति की वजह से हुआ। इससे समाज में आर्थिक
समृद्धि और समृद्धि, और क्योंकि सरकारी संस्था से या की अपेक्षा ये निजी संस्था ज़्यादा कुशल थी। हमारा अगला प्रश्न है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। नारी आंदोलन से कोई क्वेश्चन पूछे आप सीधा आंसर लिख के आना। आंसर है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर नारीवाद आंदोलनों की विस्तार प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना आरंभ कर दिया था, जिसके साथ ही कांग्रेस में स्त्रियों को समानता का अधिकार देते हुए प्रतिबद्धता प्रकट की। इस घोषणा में निम्न बिंदुओं को स्थान दिया गया था। उन बिंदुओं को हम देख लेते हैं। सभी नागरिक विधि कानून के सक्षम समान है। दूसरा है, मताधिकार का प्रयोग सार्वजनीय वयस्क मताधिकार पर होगा। नंबर 3 में बिंदु है, स्त्रियों को मत डालने, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। अगला हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। आंसर आप हेडिंग डालेंगे सांस्कृतिक विविधता। इसमें लिखना है, सांस्कृतिक विविधता से तात्पर्य है बड़े राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी संदर्भ में अनेक विभिन्न प्रकार के समुदायों जैसे भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि परिभाषित समुदायों की उपस्थिति, पहचानों की बहुलता अथवा अनेकता। सांस्कृतिक विविधता एक चुनौती का रूप ले सकती है। कभी कभी सांस्कृतिक विविधता अधिक आर्थिक तथा सामाजिक अवमानना के कारण भी उत्पन्न होती है। यही सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है। 7वें नंबर का प्रश्न है, सर्वेक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए। आंसर है, इस प्रणाली के अंतर्गत सामान्यतः निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। यह संख्या 30,000 या 2,000 या इससे भी अधिक हो सकती है। बड़ी संख्या किसे माना जाएगा, यह विषय एवं संदर्भ पर आधारित होता है। यह स्थिति आगे चलकर बदल भी सकती है, अथवा यह भी संभव है कि पहले उसका स्वरूप आज जैसा न रहा हो। लेकिन सर्वेक्षण में इन बदली हुई स्थितियों को शामिल नहीं किया जाता है। 8 नंबर का प्रश्न है, सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न अंगों में होने वाला परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के भिन्न पक्षों के परिवर्तन से संबंधित है। नंबर 2, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की उपज है। नंबर 3, सांस्कृतिक परिवर्तन प्रमुख रूप से नए आविष्कारों और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रयास से उत्पन्न होती है। नंबर 4, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंदर ही एक विशेष रूप ग्रहण करता है। बस 9 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण को सोदाहरण समझाइए। आंसर है, हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसका आंसर कराया है। आप वहां से लिख लेना, उसके बाद ये थोड़ा सा और लिख लेना, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमने वो कराया नहीं था सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, तो आपको यहाँ पर सामाजिक आंदोलन की परिभाषा लिखना है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे देंगे। हम आपको एक बार बता देते हैं। हमने वहाँ पर लिखा था, ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन को जीवन की एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद आपको सीधा क्या लिखना है, सामाजिक आंदोलन के स्वरूप। हेडिंग डालना है सामाजिक आंदोलन के स्वरूप। उसके बाद लिखना है, सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरणकारी।
नंबर 2 सुधारवादी, नंबर 3 क्रांतिकारी। आप बस इतना लिख लेना या अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। समाजशास्त्र है, आपको बना के तो लिखना होगा, ये तो है नहीं कि 100% वही चीज़ आ सकती है, तो आपको बनाना तो पड़ेगा, तो आप बना के लिखना, लेकिन छोड़ना मत क्वेश्चन को 101% करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वें नंबर का। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है पर्यावरणीय आंदोलन से अभिप्राय अपने आसपास के पर्यावरण, जंगल, जमीन और पानी के स्रोतों और पानी, जीविका और जीवन आवास को बचाने के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन है। पर्यावरण प्रदूषण से अनेक रोगों का संचार होता है, अतः इसीलिए पर्यावरण आंदोलन चलाया जाता है और इन्हीं घटनाओं को रोकना ही पर्यावरण आंदोलन का मूल उद्देश्य है। उसके बाद पर्यावरण को दूषित करने वाले कारकों को रोकने के लिए पर्यावरण आंदोलन चलाया जाता है। तो हमारे 10 लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल आपका एग्ज़ाम में हालांकि ये तो 100% है नहीं कि यही क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ तो आएंगे। ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि नहीं आएंगे। तो आप बना के भी लिख सकते हैं, उसके भी नंबर मिलते हैं। तो आप बना के लिखना, लेकिन लिखना ज़रूर, छोड़ना मत। 50 शब्दों में पूछेगा, कम से कम 50-40 शब्दों में आप लिखना ज़रूर, और छोड़ के बिल्कुल मत आना, उसके नंबर आपको मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, धन्यवाद।